हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भाई बोर मॉडल की क्या क्या कमियां रही थी उनको आज हम पढ़ेंगे। दूसरी बात हम पढ़ेंगे यहां पर एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। स्पेक्ट्रा के बारे में पूरे से हम जानकारी लेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा क्या है, अवशोषण क्या है, ठीक है ना, लायन स्पेक्ट्रा, परमाणु स्पेक्ट्रा, सबकी बात करेंगे, ठीक है। बोर मॉडल में कुछ बातें रह गई थी, उनको मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर हम लिमिटेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। आपने कल एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था और एनर्जी का फॉर्मूला आपने निकाला था -2.18 गुणा 10 की पावर -18 जूल और गुणा किया था आपने Z² अपॉन n² से। यही फॉर्मूला निकाला था भाई। अगर हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करें तो आपको पता है हाइड्रोजन के लिए Z बराबर क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन के लिए Z बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू है एक कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? रिडबर्ग स्थिरांक। तो रिडबर्ग स्थिरांक की अगर मैं वैल्यू बोलूं तो रिडबर्ग स्थिरांक को रिप्रेजेंट करते हैं RH से, और इसकी अगर वैल्यू बोलूं तो कितनी है, 2.18 गुणा 10 की पावर -18 जूल, ये है, ठीक है ना। माइनस में नहीं है, माइनस तो आपको पता है फॉर्मूले में आता है। रिडबर्ग कांस्टेंट आपका ये है। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या भाई, Z आपका 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही है। इसको क्या लिख रहे हैं, RH लिख रहे हैं। इसको क्या लिख रहे हैं अपन, RH लिख रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, देखो ये तो हो गया आपका RH, H यहां पर थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो -RH अपॉन नीचे n का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। भाई ये RH हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ऊपर RH आ जाएगा, नीचे n² आ जाएगा, माइनस का माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अब अगर दो कक्षाओं के बीच में ऊर्जा का अंतर निकालें, दो एनर्जी लेवल के बीच का अगर हम एनर्जी डिफरेंस निकालें तो उसको कैसे निकालेंगे, हम यहां लिखते हैं दो कक्षाओं के बीच का ऊर्जा अंतराल या का ऊर्जा अंतर, एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, डेल्टा ई। कैसे निकालते हो आप भाई, डेल्टा ई को कैसे निकालते हो, डेल्टा ई बराबर आपका होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी E2 माइनस E1, या आप इसकी जगह EF भी लिख सकते हो, इसकी जगह EI भी लिख सकते हो, ठीक है ना। F का मतलब हो जाएगा फाइनल, I का मतलब हो जाएगा इनिशियल, ठीक है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला हम लिख दें तो इसकी जगह हम एक जगह तो N2 लिख देंगे, एक जगह क्या लिख देंगे, N1 लिख देंगे। तो डेल्टा ई का फॉर्मूला निकालते हैं भाई, एक जगह रख दो, इसको N2 बना देना, तो -RH अपॉन N2 का स्क्वायर माइनस फिर E1। अब आपको पता है माइनस इसमें भी है, इसके पास भी है, तो -RH अपॉन, अब इसको क्या बना दो, N1 का स्क्वायर। तो आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, और RH दोनों में कॉमन ले सकते हैं ना कॉमन। तो अब हम फॉर्मूले को क्या लिखेंगे, देखो फॉर्मूले को क्या लिखेंगे, डेल्टा ई, और यहां से आपने RH ले लिया कॉमन, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहां पर क्या बचेगा, ब्रैकेट N1 का स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा भाई ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ठीक है। और बाकी आपको पता है ये वाला जो है वो किस में आ जाएगा, माइनस में, माइनस RH तो कॉमन ले लिया, और नीचे क्या बच जाएगा, N2 का स्क्वायर। यानी अगर आपको दो कक्षाओं के बीच में अगर ऊर्जा अंतर निकालना हो तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, डेल ई RH 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ठीक है। और RH बराबर ये रहा, जिसको क्या बोलते हो, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। देख लो भाई इसको एक बार, जैसे आपको क्वेश्चन बोल देता कि एक इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन आपको बोल देता कि एक इलेक्ट्रॉन है जो n बराबर 5 से n बराबर 3 में कूदता है, ठीक है। यानी पांचवी जो कक्षा है उससे किस में आता है भाई, तीसरी कक्षा में आता है, ठीक है। तो उसके लिए आप डेल्टा ई का मान निकालो, ठीक है, एनर्जी का मान निकालो। तो आप क्या करोगे भाई, आपको पता है पहले कहां पर था ये, अगर हम बात करें तो पहले कहां पर था ये भाई, पांचवें शेल में था, 1 2 3 4 5, पांचवें शेल में इलेक्ट्रॉन था, है ना। ये पांचवा है आपका, ये चौथा है, ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि पांचवें से ये आ गया है किसमें, आपका तीसरे में आ गया है। तो सीधी सीधी बात है भाई, पांचवें से तीसरे में आया तो एनर्जी का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे डेल्टा ई, फिर RH की वैल्यू रखोगे जो कितनी है भाई, कितनी है, 2.18 गुणा 10 की पावर -18 जूल, और फिर इसके बाद आप क्या करोगे, ब्रैकेट लगाओगे। अब आप मुझे बताओ कि प्राथमिक कौन सा है, 1 का मतलब क्या है, प्राथमिक, और प्राथमिक भाई पहले तो कहां था, ये पांचवी में था, तो प्राथमिक हमारा कौन सा हो गया, पांचवी शेल, n बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, फिर माइनस अंतिम किस में आया भाई, 5 से कूद के ये किस में आया, 3 में आया। तो अंतिम जो आपकी कक्षा है वो कौन सी हो गई भाई, आपकी तीसरी हो गई। तो नीचे किसका स्क्वायर कर दोगे, 3 का स्क्वायर कर दोगे, जोड़ बाकी गुणा भाग, और आपका आ जाएगा आंसर,
कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर N1 को आप ऐसे लिख लेना, N1 आपका हो गया कौन सा, प्रारंभिक कक्ष, ठीक है, और N2 आपका हो गया फाइनल, अंतिम कक्ष या कक्षा, ठीक है। समझ गए बात को? तो इन चीजों को पहले आप लिख लो, ठीक है ना। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए दे दिया। इसकी कैलकुलेशन कर लेना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लोगे। RH की वैल्यू क्या रखोगे, 2.18 वाली गुणा 10 की पावर -18, यहां से एलसीएम लेना, जोड़वा की गुणा भाग, आपको आंसर मिल जाएगा जूल में, ठीक है। किसमें आंसर मिलेगा भाई, जूल में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मिटा दें, चले आगे। देखो अब इस फॉर्मूले से हम फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें रिलेशन पता है भाई एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। देखो कैसे निकालेंगे। डेल्टा ई बराबर क्या होता है, डेल्टा ई बराबर होता है एच न्यू। तो यहां से हम आवृत्ति निकाल सकते हैं फोटोन की। न्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ई अपॉन एच। अब डेल्टा ई की वैल्यू आपने निकाल ली, नीचे किसका भाग दे देना, प्लांक कांस्टेंट का, आवृत्ति का मान आ जाएगा। डेल्टा ई की वैल्यू आपने क्या निकाली भाई, डेल्टा ई की वैल्यू हमने निकाली आर एच अपॉन एच, और यहां हो गया N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। और H की वैल्यू आपको पता है, प्लांक कांस्टेंट कितनी होती है भाई, प्लांक कांस्टेंट की बताओ, 6.62 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड, यही होती है। R की वैल्यू भी पता है 18 ऊपर जूल और नीचे वैल्यू रख दो 6.62 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड। यहां हो गया N1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो कितना आएगा, 3.29 इंटू 10 पावर 15, जूल से जूल कट गया, सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड इनवर्स N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। देख लो इसको एक बार, ठीक है, कर लोगे। तो एक इसका फॉर्मूला आ गया भाई, आवृत्ति का आ गया, फोटोन की आवृत्ति का फॉर्मूला आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अच्छा, अगर तरंग संख्या का फॉर्मूला निकालना हो तो तरंग संख्या को किससे दिखाया था हमने प्रीवियस क्लास में, बताओ, सब कुछ बता चुका हूं मैं आपको। तरंग संख्या किसे कहते हैं, आवृत्ति क्या है, सारी बातें हम कर चुके हैं। तरंग संख्या को दिखाते हैं वेव बार, सॉरी न्यू बार से, ठीक है ना, न्यू बार, ऊपर बार लगा देते हैं। और इसका आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1/λ। और हमें पता है क्या, लैम्बडा बराबर क्या होता है, या मैं कहूं, देखो न्यू बराबर क्या होता है, C/λ। तो यहां से अगर मैं लैम्बडा निकाल सकता हूं, लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, C/न्यू। तो लैम्बडा की वैल्यू अगर यहां रखूंगा तो C तो नीचे आ जाएगा, म्यू कहां चला जाएगा, ऊपर। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं भाई हम इसको। क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, यहां से म्यू चला गया ऊपर, तो ये आ जाएगा न्यू अपॉन सी। यानी न्यू बार किसके बराबर होता है, न्यू अपॉन सी के बराबर होता है। न्यू की वैल्यू आपको पता है क्या, बिल्कुल पता है, हमने निकाल ली आवृत्ति की, फ्रीक्वेंसी की। सी की वैल्यू हमें पता है भाई, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, आंसर आ जाएगा। अच्छा, सेकंड इनवर्स और किस में होता है, हर्ट्ज में। तो इसकी जगह हर्ट्ज भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि सेकंड इनवर्स किसके बराबर होता है, हर्ट्ज के बराबर होता है। तो इसकी जगह हर्ट्ज भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो तरंग संख्या का फॉर्मूला होगा न्यू अपॉन सी। तो न्यू का फॉर्मूला हमें पता है, ये रहा भाई, इसके नीचे सी और लगा देंगे, यही तो है न्यू का फॉर्मूला। अरे ये किसका फॉर्मूला है, न्यू का, इसके नीचे हमें और क्या लगा देना है, सी लगा देना है, न्यू अपॉन सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। या आप इसमें डायरेक्ट सी का भाग देके भी निकाल सकते हो, या सबकी वैल्यू रख देना। RH की वैल्यू रख दोगे यहां से, ठीक है ना, H की वैल्यू रख दोगे, और किसकी, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग कितना है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। सारी वैल्यू रखोगे, जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे, फाइनल आंसर मैं आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है। कितना होता है, 1.0609 इंटू 10 पावर 7, 1/N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। और आंसर किस में आया है आपका, मीटर इनवर्स में, क्योंकि नीचे जो आप रखोगे वो क्या रखोगे भाई, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो पर सेकंड से तो पर सेकंड कट जाएगा, मीटर ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मीटर इनवर्स। अरे यहां से जो लाइट ऑफ स्पीड है वो किस में रखते, मीटर में रखते ना, तो मीटर ऊपर जाएगा तो किसका होगा, मीटर इनवर्स का। अच्छा, ये जो वैल्यू है इसको भी रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को भी क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो मैं इसको कहां लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, ठीक है। देखो जूल में पूछे रिडबर्ग कांस्टेंट ये रहा, और अगर मीटर इनवर्स में पूछे तो रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट
RH, और अगर इसकी वैल्यू पूछे तो 1.6109677 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। और अगर सेंटीमीटर में आपसे पूछे तो सेंटीमीटर में क्या कर दोगे, सेंटीमीटर में भी लिख देते हैं 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। ये सेंटीमीटर में हो गई, ये मीटर में हो गई। ठीक है, तो सारी वैल्यूज मैंने आपके लिए लिख दी हैं, फटाफट लिखो, फिर आगे लिमिटेशन की बात करते हैं भाई। लिख लो, लिख लिया। अब देखो, अब हम देखते हैं बोर मॉडल की कमियां, क्या क्या लिमिटेशन रह गई थी बोर मॉडल की, उनको देखते हैं भाई। ठीक है, देखना। देखो, ध्यान देना भाई थोड़ा। यहां पर बोर मॉडल में सबसे पहला जो लिमिटेशन था वो क्या था भाई, कि ये मॉडल केवल उनके लिए ही था जिनके पास क्या हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, यानी केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड था। जो भारी हैवी एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये बोर मॉडल आपका काम का नहीं है। तो पहला जो ड्रॉबैक्स है सबसे बड़ा, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले तो हेडिंग लगा लो, बोर मॉडल की कमियां, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, बोर मॉडल की कमियां। तो पहले क्या लिखोगे आप, कि यह मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉनीय तत्वों के लिए जैसे H, He+, Li2+, Be3+ आदि के लिए वैध था। भारी तत्वों हेतु इस मॉडल का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला क्या हो गया भाई ड्रॉबैक्स, कि जो बोर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो केवल मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए दिया था, हैवी एलिमेंट्स के लिए इस मॉडल को आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा यहां पर ड्रॉबैक्स क्या था, देखना, दूसरा ड्रॉबैक्स क्या था यहां पर, कि जो बोर ने आपको बताया कि जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा वो एक प्रकार की लाइनों का मिलेगा, लेकिन हुआ क्या, जब हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम देखा तो उसमें से कुछ स्पेक्ट्रल लाइन आपकी स्प्लिट हो गई। स्प्लिट का मतलब वो डबलेट में बदल गई, ट्रिपलेट में स्प्लिट हो गई। तो ये कैसे हुआ, डबलेट ट्रिपलेट का मैं अगर आपको बताऊं, जैसे देखो, ये तो आपका सिंगलेट है, अगर कोई स्पेक्ट्रम लाइन आपकी इस तरीके से विपाटित हो जाए, ठीक है ना, विभाजित हो जाए, इसको बोलेंगे डबलेट। और इस तरीके से अगर आपकी विभाजित हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट। तो जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा तो उसमें आपको डबलेट मिली, डबलेट का मतलब आपको द्विक रेखाएं मिली। लेकिन आपके बोर मॉडल के अनुसार जो बोर ने बोला था कि आपको सभी जो रेखाएं वो एक जैसी मिलेंगी, यानी सभी आपको सिंगलेट मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ आपको डबलेट भी मिल गई। तो ये कैसे हुआ, इसके बारे में आपको बोर को कुछ बात नहीं बता पाया, कोई एक्सप्लेनेशन इसका नहीं दे पाया। तो अगली चीज आप क्या लिखोगे, अगली चीज क्या लिखोगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त द्विक रेखाओं के संबंध में, या द्विक रेखाओं डबलेट्स की व्याख्या नहीं कर सका, डबलेट्स की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, कि ये स्प्लिट क्यों होती है, क्या कारण है, इसके बारे में इसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। और ये सेम टू सेम काम आपका चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में भी हो रहा था। तो अगला ड्रॉबैक्स क्या था, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं इसके विभाजन को क्या बोलते हैं, जीमान प्रभाव। ठीक है, जीमान प्रभाव। तो आपसे कोई पूछ ले जीमान प्रभाव क्या है, तो आप क्या कहोगे, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभाजन क्या कहलाता है, जीमान प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र में जो आपका ये स्पेक्ट्रमी लाइनों का जो विभाजन होगा, इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे स्टार्क प्रभाव। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में जीमान प्रभाव तथा विद्युत क्षेत्र में यानी स्टार्क प्रभाव में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन, विभाजन, कोई भी वर्ड यूज कर लो, स्प्लिटिंग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्प्लिटिंग, स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन को नहीं समझा पाया। ठीक है, नहीं समझा पाया, यानी कैसे इस प्रकार का आपकी स्प्लिट कर जाती है स्पेक्ट्रम लाइन, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया।
अगला इसका ड्रॉबैक्स क्या था भाई कि इसने जो मॉडल दिया था वो हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन एटम के लिए इसने मॉडल तो दे दिया, लेकिन इस एटम में दूसरे एटम से जुड़कर मॉलिक्यूल बनाने की इसमें टेंडेंसी कहां से आई, यानी इसने मॉलिक्यूल कैसे बनाया, रासायनिक बंधन कैसे बना, केमिकल बॉन्ड इनके बीच में कैसे बना, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन इसने नहीं दिया। तो अगला पॉइंट आप क्या लिखोगे, अगला ड्रॉबैक्स क्या लिखोगे इसका कि यह परमाणु या यह मॉडल, ऐसे लिखो, और परमाणु किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु या मैं किसी के भी रेस्पेक्ट में बात करूं तो ठीक है, यह मॉडल रासायनिक बंध से अणु बनने की व्याख्या नहीं कर सका, अणु बनने की व्याख्या नहीं कर सका। तो ये इसके जो मोटे मोटे से जो ड्रॉबैक्स थे वो मैंने आपके लिए यहां पर लिख दिए हैं, मोर देन सफिशिएंट है आपके पेपर में 11th क्लास में लिखने के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाई एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है, किस तरीके से इसको बनाते हैं, कैसे प्राप्त होता है, सबके बारे में बात करेंगे। इसको पहले लिख लो आप, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लिख लो, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है भाई, चाहो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलें आगे, चलो नेक्स्ट देखना, अगली बात देखो। अगली हेडिंग है हमारी परमाणविक स्पेक्ट्रा, ठीक है। देखना भाई, परमाणविक स्पेक्ट्रम, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। समझना भाई इसको, देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है समझो। होता क्या है कि जब हम आपकी जो व्हाइट लाइट आती है, जो आपकी सनलाइट है, उसको जब आप एक प्रिज्म से निकालते हो तो वो प्रिज्म से निकलने के बाद आपको 7 कलरों के रूप में विभाजित हो जाती है, जिसको आप विब्ग्योर भी कहते हो। जिस तरीके से इंद्रधनुष में आप 7 कलर देखते हो उसी तरीके से ये विभाजित हो जाती है। जैसे अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के बताऊं तो देखो, ये आपकी रही व्हाइट लाइट, ठीक है, ये आपकी व्हाइट लाइट रही, इसको हमने बोल दिया श्वेत प्रकाश, ठीक है। और इसको जब हम किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं, यह आपका हो गया प्रिज्म, ठीक है। जब हम इसको किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो प्रिज्म में से गुजरने के पश्चात क्या होता है भाई कि ये आपके 7 कलरों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से आपके 7 कलरों में ये आपकी विभाजित हो जाती है। यहां पर कोई आपने स्क्रीन लगा दी और आपने क्या देखा कि ये 7 कलरों में आपकी विभाजित हो गई। और इन 7 कलरों का अगर हम नाम दें तो क्या देते हो भाई, विब्ग्योर, यही देते हैं, ठीक है ना, विब्ग्योर, ठीक है ना। 4 5 6 और एक और बना दो, ये रहा आपका 7, ठीक है। तो यहां पर देखो नीचे आपका बैगनी कलर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्या, बैगनी, ये हो गया आपका आसमानी, ये हो गया आपका नीला, हरा, पीला, और ये आपका ऑरेंज, नारंगी, और ये आपका हो गया रेड, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि आपको 7 कलरों के रूप में ये विभाजित हो गया, जिस तरीके से इंद्रधनुष होता है, ठीक है ना। तो इन लाइनों में जो ये विभाजित होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, स्पेक्ट्रम। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है। समझ गए बात को। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, जब श्वेत प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से या किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो आपको 7 रंग की पट्टियां अलग अलग आपको मिलती हैं। तो इस जो आपके 7 रंगों का जो आपको एक बैंड मिला है, इसी को आप क्या कहते हो, स्पेक्ट्रम कहते हो, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख रहा हूं भाई, डेफिनेशन आप लिख लो फटाफट इसकी। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है, प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो 7 रंगीन पट्टियां श्रृंखला में, 7 रंगीन पट्टियां श्रृंखला में दिखाई देती हैं, श्रृंखला में या श्रृंखलाबद्ध दिखाई देती हैं, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं या स्पेक्ट्रा कहते हैं, जिसे स्पेक्ट्रा कहते हैं। समझ गए।
अब यहां पर स्पेक्ट्रा भी आपके कितने टाइप के हैं भाई? 2 टाइप के, ठीक है ना। एक तो आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और एक आपका डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रा भी आप उसको, असतत स्पेक्ट्रा भी आप उसको कहते हो, ठीक है। तो देखो, अगर मैं आपको पहले बताऊं कि आपका सतत स्पेक्ट्रा क्या है, तो जब आप इन पट्टियों को देखते हो तो आपको क्या मिलती है भाई? ये पट्टियां देखो, ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट मैनर में मिलती हैं। स्ट्रेट मैनर का मतलब आपने इंद्रधनुष देखा है, तो क्या हम उस इंद्रधनुष को अलग अलग पट्टियों को देख पाते हैं? नहीं देख पाते ना। एक रंग में दूसरा रंग मिला हुआ होता है। अरे भाई, यहां पर अगर आपका बैगनी रंग है, यहां पर अगर आपका बैगनी रंग है, तो आप इसी में क्या देखोगे? बैगनी रंग में ही साइड में मिला हुआ होगा आपका कौन सा? आसमानी कलर, ठीक है। और आसमानी के जस्ट बाद आप क्या देख लेते हो? साथ ही मिला हुआ होता है कौन सा कलर? नीला कलर। यानी मैं कहूं तो 2 कलरों के बीच में कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती, ठीक है। 2 कलरों को ऐसा नहीं है कि आपका बैगनी मिला, फिर बीच में थोड़ा सा खाली जगह मिला, फिर आपको कौन सा मिला? आसमानी मिला। ऐसा नहीं होता भाई। जो रंग मिलता है वो आपको बिल्कुल कंटिन्यूअस मैनर में मिलता है। तो इस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं? इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं सतत स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आप क्या कहोगे? इंद्रधनुष एक सतत स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। सतत स्पेक्ट्रम का उदाहरण है, ठीक है। समझ गए क्यों? क्योंकि उसमें रंगों का आपका एक पर्टिकुलर विभाजन नहीं होता, कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती जिससे हम पहचान पाए कि भाई यहां से आप यहां तक तो आपका बैगनी था, इसके बाद आपका आसमानी चलेगा, फिर नीला चलेगा, फिर हरा, लाल, जो भी पीला आपका कलर आने वाले हैं, ठीक है। ये तो आपका कौन सा स्पेक्ट्रा हुआ भाई? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ठीक है। लेकिन जब हमने इसी प्रयोग को हमने क्या किया? एक गैस में से हमने इसको पास किया। अब की बार हमने क्या रख दिया? इसके बीच में एक गैस कंटेनर रख दिया, ठीक है। एक गैस सिलेंडर में आपके लिए यहां बना देता हूं। चलो, एक गैस कंटेनर हमने इसमें रख दिया और इसमें से हमने क्या निकाली भाई? व्हाइट लाइट निकाली। इसमें से हमने व्हाइट लाइट निकाली, श्वेत प्रकाश हमने इसमें से निकाला, ठीक है। तो हुआ क्या भाई? इसके अंदर जो गैस के पार्टिकल्स थे उसने कुछ क्या कर लिया? अवशोषण कर लिया। इस तरंग दैर्ध्य का, इस ऊर्जा का क्या कर लिया? उसने अवशोषण कर लिया। तो अब क्या हुआ? अब हमें ये 7 कलर नहीं मिले। अब हमें ये 7 के 7 कलर नहीं मिले, जबकि हमको इनके स्थान पर क्या मिला? कुछ खाली स्थान मिला, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार तो पहले आप इसको थोड़ा सा बैक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो, अब देखो, अब हुआ क्या? जब हमने इसको निकाला किसमें से? गैस के सिलेंडर में से, तो हुआ क्या? हमको इस तरीके से 7 लाइट्स ना मिलके कुछ खाली जगह, डार्क स्पेस मिला। कुछ खाली जगह हमें क्या मिला? डार्क स्पेस मिला। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर आपको डार्क स्पेस मिला भाई। इस जगह आपको क्या मिला? डार्क स्पेस, ठीक है। सेम टू सेम इस जगह आपको डार्क स्पेस मिला, फिर इसी तरह इस जगह आपको डार्क स्पेस मिला। और अगर मैं इसकी स्पेक्ट्रम में आपको व्यवस्था बताऊं तो देखना भाई, स्पेक्ट्रम में व्यवस्था देखना। जैसे यहां पर तो समझ लो ये आपका स्क्रीन है, ठीक है। तो स्क्रीन में यहां तो बिल्कुल कलर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस जगह आपको है ना बिल्कुल काली लाइन मिली है। बिल्कुल क्या मिली है आपको? काली लाइन मिली है, बिल्कुल डार्क स्पेस, ठीक है। चलो कलरफुल मार्कर ले लेते हैं। सेम टू सेम फिर इस जगह आपको कुछ कलर मिल गया, बढ़िया कलर मिल गया। फिर इसके बाद आपको क्या मिला? इसके बाद फिर आपको इस तरीके से ब्लैक स्पेस मिला, इसके बीच में बिल्कुल काला स्पेस, गहरा, ठीक है। फिर इसी तरीके से एक और अलग कलर ले लेते हैं, रेड वाला। चलो, फिर इसी तरीके से आपको कलर मिला, और कलर मिलने के बाद आपको क्या हुआ? यहां पर थोड़ा सा आपको ब्लैक स्पेस मिल गया। सेम टू सेम हुआ क्या यहां पर कि जब हमने इसको गैस में से निकाला तो हमें कलर जो आपके बैंड मिल रहे थे वहां पर अब हमें कुछ ब्लैक लाइनें भी दिखाई देने लगी, कुछ काली लाइनें भी हमें दिखाई देने लगी। तो इससे हमने क्या समझा? इससे हमने समझा कि भाई इसके अंदर जो गैस है, उस गैस ने कुछ एनर्जी को, कुछ वेवलेंथ को क्या कर लिया है? एब्जॉर्ब कर लिया है, कुछ ऊर्जा का अवशोषण कर लिया है, और वो ऊर्जा हमें यहां पर दिखाई नहीं दे रही, ठीक है ना। इसी वजह से हमको यहां पर क्या मिल रहा है भाई? काली काली लाइनें मिल रही हैं, ठीक है। और इस स्पेक्ट्रम को हमने नाम क्या दिया? इस स्पेक्ट्रम को हमने नाम दिया अवशोषण स्पेक्ट्रा। क्या नाम दिया? अवशोषण स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो डेफिनेशन में आपको लिखाता हूं, लिखो इसकी। तो देखो डेफिनेशन हम इसकी लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? जब पदार्थ को गर्म या विकिरण से इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, कोई भी आप लाइट डाल देते हो या आप उसको हीट कर दोगे तो भी ये काम होगा, हीट करोगे तो भी वो क्या करेगा भाई? ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहां पर? पदार्थ को गर्म करने या विकिरण से क्रिया करवाने पर
यह ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है, ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है, जिससे कुछ रंग की तरंगदैर्ध्य स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं होती। गहरा काला खाली स्थान शेष रहता है। इसे अवशोषण स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है, कोई किताब की रटी उटी डेफिनेशन नहीं है, जो आप समझ रहे हो वही डेफिनेशन आप लिख रहे हो। आपने क्या बोला भाई कि जब हमने लाइट को या हमने गर्म कर दिया किसमें, गैस में से हमने उसको निकाला, तो हमने क्या देखा भाई कि कुछ रंग की तरंगदैर्ध्य गायब हो गई। ये लिखी है कि कुछ रंग की तरंगदैर्ध्य स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं होती। इसके अलावा हमें यहां पर स्क्रीन पर क्या दिखता है भाई, गहरा काला खाली स्थान दिखता है। गहरा काला खाली स्थान हमको शेष यहां पर दिखता है, नजर में आता है। और इसी को हम क्या कहते हैं भाई, इसी को हम कहते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रा। अब देखो इसका एक बड़ा मजा क्या है, इसका एक रिवर्स और है। रिवर्स क्या है, रिवर्स हम बोलते हैं इसको उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। रिवर्स को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। ठीक है, उसको भी समझ लो भाई। तो ये तो आपका अवशोषण स्पेक्ट्रा हो गया। अब देखो आप उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा तो होता क्या है भाई, आपको जो एनर्जी जो आपकी गैस ने एब्जॉर्ब की है उस एनर्जी को इमिट भी करेगी, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको इससे प्रीवियस की क्लास में बोर मॉडल में भी ये बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन आपका कहां रहना चाहता है भाई, निम्न ऊर्जा वाली कक्षक में। क्यों, क्योंकि वहां पर ये कैसा फील करता है भाई, स्थायी फील करता है और इसको अट्रैक्शन भी ज्यादा मिलता है। सेम टू सेम बात, आपको बिल्डिंग के 20वें माले पर खड़ा कर दें, आप अनस्टेबल फील करोगे, और आपको जमीन पर लाके खड़ा कर दिया जाए, आप कैसे रहोगे, स्टेबल रहोगे। तो ये भी एनर्जी लेके उच्च ऊर्जा कक्षक में तो चला जाता है, उच्च ऊर्जा कक्षक में तो चला जाता है, लेकिन इस ऊर्जा वाली कक्षक में जाकर ये वापस किस में आना चाहता है भाई, वापस ये अपनी निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षक में आना चाहता है। ठीक है, ये इसकी बात है, ये इसकी कंडीशन है। तो यहां पर जब आपने देखा था अभी अवशोषण स्पेक्ट्रा में ऊर्जा अवशोषित कर ली, तो वो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन भी करेगा और वापस अपनी निम्नतम अवस्था में आएगा। कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब वो वापस आता है, जैसे हम दोबारा से ले लेते हैं, चलो ये सिलेंडर ले लिया हमने, ठीक है, ये हमने सिलेंडर ले लिया और इसको सपोज हमने हीट कर दिया। ठीक है, तो यहां से जो वेव्स निकलेंगी वो आपने प्रिज्म में से निकाला। तो इस बार आप क्या देखते हो, इस बार आपको कलर वाली क्या मिलती है भाई, इस बार आपको कलर वाली क्या मिलती है, पट्टियां मिलती हैं। किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, कुछ कलर वाली पट्टियां मिलती हैं। कौन सी कलर वाली पट्टियां मिलती हैं, जो यहां से गायब हुई थी वो ही कलर की पट्टियां आपको किसमें मिलती हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में मिलती हैं। समझ में आया। अगर मैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही दो स्पेक्ट्रा निकाल रहा हूं, एक तो मैं अवशोषण स्पेक्ट्रा निकाल रहा हूं और उत्सर्जन स्पेक्ट्रा निकाल रहा हूं, तो जो अवशोषण स्पेक्ट्रा में जो लाइन मेरी गायब हुई थी, अवशोषण स्पेक्ट्रा में जो लाइन मेरी गायब हुई थी, वही लाइन मुझे किसमें मिलेंगी, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में मिलेंगी। अरे भाई, उसी विकिरण का उसने अवशोषण किया होगा और उसी विकिरण को वो क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो यहां से किसका पता चलता है भाई, यहां से आपकी लाइट का, वेव का पार्टिकल नेचर पता चलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन ने आपकी निश्चित मात्रा में ऊर्जा का क्या किया है, अवशोषण किया है, जिसको आपने क्या बोला था, क्वांटा बोला था। इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी आपने बोला था। समझ गए आप, बात को समझो यहां पर कि जो आपकी ऊर्जा है उसकी निश्चित मात्रा को अवशोषित करता है और निश्चित मात्रा का ही क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी को अवशोषित कर रहा है या उत्सर्जित कर रहा है। समझ गए बात को। तो यहां पे अगर इसका स्पेक्ट्रम बनाऊं तो यहां स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा, देखो यहां स्पेक्ट्रम हमने बनाया और इसका स्पेक्ट्रम में क्या होता है, पूरा आपका काला काला स्पेस, आउटर का पूरा कैसा है, काला। ठीक है, और यहां पर जहां पर आपको अवशोषित स्पेक्ट्रा में खाली स्थान मिला था, वहीं पर अब आपको कौन सी पट्टियां मिलेंगी भाई, रंगीन पट्टियां मिलेंगी। ये आपको जहां जहां आपको खाली स्थान मिला था, या मैं कहूं कि जो आपको काला स्थान मिला था, अब वहीं पर आपको क्या मिलेंगी भाई, रंगीन रंगीन पट्टियां मिलेंगी। ठीक है, वहीं पर आपको क्या मिलेंगी, कलरफुल पट्टियां मिलेंगी। तो ये वाला जो स्पेक्ट्रा है, ये वाला जो स्पेक्ट्रा है वो आपका कौन सा स्पेक्ट्रा हो गया भाई, ये आपका हो गया उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा
और इसको क्या बोल सकते हो हिंदी में, रेखीय स्पेक्ट्रा, और इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, समझ गए। तो कितने सारे आपको नाम मिल गए, सारे नाम मैंने आपको लिखा दिए। अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, तो इन दोनों को मिला दूंगा तो बताओ कौन सा स्पेक्ट्रा मिलेगा। इन दोनों को मिला दें तो हमको मिलेगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अरे भाई फिर तो सारे रंग फुल एक जैसे हो जाएंगे ना, फिर तो वही विभाजन ही नहीं कर पाओगे आप। तो इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो हमको कौन सा स्पेक्ट्रा मिलेगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब हम गैस में से पास करते हैं तो कुछ आपको लाइनें मिलती हैं, कुछ लाइनें आपको नहीं मिलती हैं। इससे हमको ये पता चला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो जो एनर्जी का अवशोषण या उत्सर्जन कर रहा है वो ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा के तौर पर कर रहा है, यानी आपके फोटॉन्स के तौर पर कर रहा है। इस बात से आपका पार्टिकल नेचर कैसा होता है, सेटिस्फाई होता है। समझ गए बात को। तो इसको लिख लो, बना लो। फिर हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम लाइनें भी मैं आपको बना के बताऊंगा डायग्राम में, पहले लिख लो भाई। ये समझने की बातें थी सारी। लिख लिया, वीडियो को पॉज करके लिख लो भाई। चलो आगे की बात करते हैं। देखो अब हाइड्रोजन परमाणु का जो स्पेक्ट्रा है उसको बनाते हैं भाई। ठीक है, देखना, ये तो बस आपको समझाने के लिए बातें थी, लेकिन आना आपको जरूरी है, पता चले कि भाई ये स्पेक्ट्रा है क्या आखिर में। देखो अब हमारी हेडिंग आती है भाई, हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखना भाई। अब जो स्पेक्ट्रा है उसको किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। और यहां पर आपको है ना विभिन्न प्रकार की श्रेणियां मिलती हैं। श्रेणियां कैसे मिलेंगी, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, तो कौन कौन से ऊर्जा स्तर से आ सकता है उसके मुताबिक आपकी विभिन्न श्रेणियां मिलती हैं आपको। ठीक है ना, कितनी श्रेणियां मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, मैं आपको पहले इलेक्ट्रॉन का संक्रमण बताता हूं भाई किस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहां हम ले लेते हैं सपोज N1 एनर्जी लेवल। ठीक है, और इस जगह हम ले लेते हैं N2, सेम टू सेम इस तरीके से N3, N4, N5 और ये हो गया N6। इस तरीके से कौन सा होगा आपका भाई, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल होंगे। ठीक है ना, इनफाइनाइट, ये लो। ठीक है, N1 हो गया, N2 हो गया, N3 हो गया, N4 हो गया, N5 हो गया, N6 हो गया। ठीक है, अब यहां पर श्रेणियों में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण कैसे होता है वो देखो। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या N2 से आ सकता है N1 में, आप कहोगे बिल्कुल आ सकता है। मैं कहूं N3 से भी क्या आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई। N4 से क्या N1 में इलेक्ट्रॉन आ सकता है, हो सकता है। N1 में भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो सकता है। इसी तरह 5वीं कक्षा से इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ सकता है। इसी तरह 6वीं कक्षा से भी इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ सकता है। ठीक है ना, और ये जो आपको जो स्पेक्ट्रम जो लाइन है वो किसने डिनोटेड की थी भाई, आपको लाइमन नामक वैज्ञानिक ने। इस वजह से इस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, लाइमन श्रेणी। इसको क्या बोलते हैं भाई हम, लाइमन श्रेणी। बात समझ रहे हो। तो पहली वाली श्रेणी आपकी हुई लाइमन श्रेणी। तो यहां पर एक सारणी बना के भी हम इन बातों को लिख लेते हैं। तो यहां हम लिखेंगे श्रेणी, यहां हम लिखेंगे कौन सी श्रेणी है, यहां हम लिखेंगे प्रथम कक्षक और यहां पर हम लिखेंगे अंतिम। ठीक है, अंतिम को लिख दिया हमने N2 से। ठीक है भाई, चलो बीच में लाइन भी बना देते हैं इस तरीके से। और पहले हमारी जो श्रेणी आ चुकी है वो बताओ कौन सी आ चुकी है हमारी, पहले हमारी आ चुकी है भाई लाइमन। ठीक है, तो पहले इसको ऊपर से भी बंद कर देते हैं। चलो ये लो, फर्स्ट नंबर पे आपकी जो श्रेणी आई वो आई आपकी लाइमन श्रेणी। तो अगर लाइमन श्रेणी के लिए हम बोलें तो लाइमन श्रेणी के लिए N1 का मान कितना है, 1 है। ठीक है, और N2 का मान, इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है भाई, 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से, 5 से, 6 से। तो इस तरीके से N2 के मान कहां से स्टार्ट होंगे भाई, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से चलते जाएंगे। अब अगर दूसरी श्रेणी की मैं बात करूं तो दूसरी श्रेणी आपकी कौन सी आएगी, देखो दूसरी श्रेणी में मतलब हम अगर इलेक्ट्रॉन 3 से आए तो किस में आए, 2 से आए। इसी तरह अगर 4 से आए तो किस में आए, 2 में आए। अगर 5 से आए तो भी किस में आए भाई, 2 में आए। 6 से आए तो भी किस में आए, 2 में आए। ठीक है, और इस श्रेणी को हमने क्या बोला, इस श्रेणी को हमने बोला बामर श्रेणी। ठीक है, कौन सी श्रेणी, बामर श्रेणी। ठीक है ना, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है, ये होती है भाई, एल साइलेंट होता है, कभी कभी इसको बालमर भी बोल देते हो, लेकिन एल साइलेंट होता है, करेक्ट नाम है बामर। ठीक है,
ये तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये किस रीजन में आपको श्रेणी मिलती है भाई, ये आपको मिलती है यूवी रीजन में, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में आपको, यानी पराबैंगनी क्षेत्र में आपको ये मिलती है। और बामर श्रेणी आपको कब मिलती है, विजिबल रीजन में, यानी दृश्य क्षेत्र में आपको कौन सी सीरीज मिलती है भाई, बामर। और सबसे पहले आपको बामर ही मिली थी, क्यों, क्योंकि दृश्य क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ता है, आसानी से आपको सीरीज मिल जाती है, इस वजह से बामर सीरीज आपकी डिस्कवर हुई थी, ठीक है ना भाई। इसके बाद यूवी, यूवी का नाम आप हिंदी में दे सकते हो, कौन सा हो गया भाई, पराबैंगनी क्षेत्र, अल्ट्रावायलेट, ठीक है ना। ये कहां मिलती है भाई आपको, पराबैंगनी क्षेत्र में मिलती है, ठीक है। और बामर श्रेणी आपको कहां मिलती है, दृश्य क्षेत्र में मिलती है। इसके अलावा जितनी भी आपकी बाकी आगे की आएंगी वो सारी की सारी आपको किस में मिलेंगी, अवरक्त क्षेत्र में, आईआर क्षेत्र में मिलेंगी, ठीक है। तो ये बामर हो गई। इसके बाद अगली आती है आपकी बामर श्रेणी को पहले लिख लेते हैं, चलो दूसरी श्रेणी हमारी कौन सी थी, बामर। और बामर के लिए n1 का मान कितना है भाई, n1 का मान इतना, इसमें कितना है भाई 2। सबको ही जो इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो रहा है वो कौन सी ऊर्जा कक्षक में हो रहा है, कौन से ऊर्जा स्तर में हो रहा है, दूसरे में। तो n1 का मान कितना हो गया, 2 का, ठीक है। और किस किस से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, 6 से आ रहा है। तो इस तरीके से इसमें 3, 4, 5 इस तरीके से मान चलते जाएंगे, ठीक है। तीसरी सीरीज की बात करेंगे अब। तीसरी सीरीज आपकी कौन सी आएगी, लाइमिन, बामर, और अगली आती है आपकी पाश्चन। और पाश्चन के लिए n1 बराबर कितना होता है, 3 होता है, ध्यान रखना भाई इसको, ठीक है ना। फिर इसमें n4 से आ सकता है, और किसमें आ सकता है, n5 से आ सकता है, n6 से आ सकता है, ठीक है। ये कौन सी हो गई आपकी पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी। और ये कहां पर मिलेगा आपको, आईआर रीजन में, अवरक्त क्षेत्र में, हिंदी में भी लिख देता हूं, अवरक्त क्षेत्र में मिलेगी ये आपको भाई। सॉरी, देखो तो तीसरे का नाम लिख दो पाश्चन। और मुझे बताओ फटाफट इसके लिए n1 क्या होगा, आप कहोगे सर इसके लिए n1 होगा 3। और कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से आ सकता है। तो इस तरीके से आपका 4 और 5 आपके किसके मान हो जाएंगे, n2 के मान हो जाएंगे, ठीक है। तो लाइमन, बामर, पाश्चन। अगला आता है आपका ब्रैकेट। ब्रैकेट कहां से आता है आपका, 5 से इलेक्ट्रॉन आएगा, 6 से आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे संक्रमण, तो संक्रमण कहां कहां से हो सकता है, 5 और 6 से इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो यहां से आप लिखोगे कि चौथी जो आपकी श्रेणी है वो कौन सी है, ब्रैकेट। और यहां आपके n1 का मान कितना है, 4। इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है, 5वें से, 6वें से, 7वें से, 8वें से, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ये भी आपको कौन से रीजन में सीरीज मिलती है भाई, आईआर रीजन में मिलती है। इसके बाद अगला जो है, अगला है आपका फुंड। अगली कौन सी श्रेणी है भाई, फुंड श्रेणी, ठीक है। और ये भी आपको कहां मिलती है भाई, अवरक्त क्षेत्र में, आईआर रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में। तो 5वीं सीरीज का आप नाम लिखोगे फुंड श्रेणी, ठीक है। इसके लिए n1 कितना हुआ, 5। इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है, 6, 7, 8 इस तरीके से आ सकता है। और सबसे लास्ट में जो श्रेणी मिलती है वो आपको प्राप्त होती है भाई हम्फ्री श्रेणी, हम सारे फ्री, ठीक है ना, हम फ्री श्रेणी, ठीक है। तो हम फ्री श्रेणी के लिए आपकी जो n1 की वैल्यू है वो कहां से है, 6 से, ठीक है। तो अगली जो 6वीं सीरीज आपको सबसे लास्ट में जो आपकी डिस्कवर हुई थी हम फ्री, इसके लिए आपकी n1 की वैल्यू हो गई 6। और इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है भाई, 7 से आ सकता है, 8 से आ सकता है, 9 से आ सकता है। एटम के पास तो आपको पता है इनफाइनाइट क्या है, एनर्जी लेवल, लेकिन हर लेवल के उसमें, हर एनर्जी उसमें ऑर्बिटल में आपका हर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। किस में करेगा, जिसके लिए NH/2π का टोटल मल्टीपल हो, ठीक है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। तो भाई आपकी ये आपकी क्या आती है भाई, कुछ सीरीज आपको मिलती है किसमें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ठीक है। अब इनकी तरंग संख्या को हम कैसे निकाल सकते हैं, तरंग संख्या को निकालने के लिए अभी फॉर्मूला दिया था कि आपको गिननी होगी भाई तरंग संख्या कैसे निकालेंगे हम इनकी। तो इसको निकाल सकते हैं 1.09677 इंटू 10⁻⁷ 1/n1 का स्क्वायर, 1 - 1/n2 का स्क्वायर। और यहां पे क्या रख दोगे, मीटर इनवर्स। तो यहां से आप तरंग संख्या इसके इन सब के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। आपको बोले लाइमन के लिए कैलकुलेट करके बताओ, तो n1 की वैल्यू कितनी रख देना, 1। n2 की वैल्यू आप रख सकते हो, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मैं बोलूं 2 से आ रहा है 2 रख दोगे, 3 से आ रहा है 3 रख दोगे, ठीक है ना, इस तरीके से। इसी तरीके से आपसे बामन में बोले तो n1 की वैल्यू क्या रखोगे, 2 रखोगे। n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहां से, 3, 4, 5, लेकिन सेम नहीं होगी। आप ऐसे नहीं कह सकते लाइमन में n1 की वैल्यू भी 1 है और n2 की वैल्यू भी 1 है, ठीक है, क्योंकि सेम में तो वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहां से आएगा, ऊपर वाले से आएगा, ठीक है। क्योंकि हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उत्सर्जन स्पेक्ट्रा की। तो उच्च ऊर्जा कक्षक से निम्न ऊर्जा कक्षक में क्या आएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे। समझ गए बात को, तो बना लो भाई पहले इस डायग्राम को बढ़िया से कॉपी में, ठीक है।
बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है भाई, तो आज के लेक्चर में आपने क्या पढ़ लिया? आज के लेक्चर में आपने पढ़ लिया बोर मॉडल की क्या क्या लिमिटेशन थी, परमाणविक स्पेक्ट्रा क्या होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा क्या है, आपका इमिशन स्पेक्ट्रा आपने पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, कंटिन्यूअस सतत स्पेक्ट्रा क्या है, असतत स्पेक्ट्रा क्या है, ये सारी बातें हमने कर ली हैं। सतत स्पेक्ट्रा में आपको सीधी लाइनें मिलती है भाई, सीधा आपको मिलता है, कहीं भी कोई बाउंड्री नहीं होती, ठीक है ना, जैसे इंद्रधनुष 7 कलरों में आपको दिखता है, उस तरीके से आपका सतत स्पेक्ट्रा होता है। बाकी में आपने देखा था कि आपको लाइनें मिल रही थी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या हो रहा था, अवशोषण स्पेक्ट्रा में क्या हो रहा था, आपको कुछ रंगीन पट्टियां गायब हो रही थी और उसकी जगह पर काला काला आपको क्या मिल रहा था, डार्क लाइन मिल रही थी। और आपने इसके अलावा उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में क्या देखा भाई, कि बाकी पूरी पट्टी तो काली थी, कि जहां जहां आपको अवशोषण स्पेक्ट्रा में काला निशान मिला था वहां वहां आपको रंगीन पट्टियां दिखाई दे रही हैं। ये कहानी हुई थी आपकी किसमें, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में। ठीक है, तो स्पेक्ट्रा के बारे में आप डिटेल से पढ़ चुके हो। हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रा आपने देख लिया। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।